जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 कवर करेंगे। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है हमारा झारखंड सचिवालय का जो आगामी एग्जाम होने वाला है, उसमें अगर आपने हिंदी लैंग्वेज भाषा पेपर हिंदी लैंग्वेज पेपर 2 रखे हैं तो आज के क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह जो फ्रेंड्स सवाल है सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि नए पैटर्न पर आधारित है। इस बुक से हम सारे क्लास को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता क्या है? तो संदेश से है। असंगत बताइए। मारवाड़ी इंदौर, मेवाती मेवात, जयपुरी अजमेर या मालवी रतलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ी इंदौर। ये जो है फ्रेंड्स असंगत है। मारवाड़ी इंदौर ये असंगत है, जबकि मेवाती में मेवात, जयपुरी अजमेर और मालवी रतलाम ये सभी सत्य है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक क्रम माना जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। यह जो क्रम सही है। पहले संस्कृत आया, इसके बाद पाली, इसके बाद प्राकृत और इसके बाद अपभ्रंश। हमारा अगला सवाल है, अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। वल्लभी के राजा धारसिंह द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसिंह द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो खड़ी बोली बोली जाती है। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? भारतवर्ष में जो है हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो राजभाषा के रूप में वर्ग में रखा गया है। यानी हिंदी भारत की क्या है? तो राजभाषा है। संविधान के किस भाग में भारत की राजभाषा कहा गया है? संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? तो भाग 17 में कहा गया है। व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? तो व्याकरण शब्द का टुकड़े टुकड़े करना अर्थ है। व्याकरण शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो राजस्थानी। मेवाती जो है यह राजस्थानी भाषा की उपवर्ग की भाषा है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अगला सवाल, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? अशोक के शिलालेख तो प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो 15 भारतीय राज्यों की जो राजभाषा है वह हिंदी है। हिंदी की प्रमुख बोली तथा उनके नामकरणकर्ता के संबंध में असंगत का पता लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कौरवी राहुल संकीर्तन यह सही है। ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त यह सही है। और राजस्थानी और बिहारी जॉर्ज ग्रियर्सन यह सही है। भोजपुरी रेमंडई, भोजपुरी क्या है? तो रेमंडई यह भी सही है। जबकि मैथिली बाकीदास यह है जो है असंगत है। इस चीज़ को याद रखना है। मैथिली बाकीदास यह नामकरणकर्ता का संबंध असंगत है। जबकि कौरवी भाषा का नामकरण किसने किया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। ब्रजबुली का ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया है। राजस्थानी और बिहारी का जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। और भोजपुरी रेमंडई यह भी सही है। जबकि मैथिली बाकीदास यह कथन असत्य है। अगला सवाल है कि निम्न में से एक असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन हो जाएंगे फ्रेंड्स इसका कोई नहीं, यानी सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह कोई नहीं असत्य, जबकि सभी कथन सत्य है। खड़ी बोली आंदोलन में अयोध्या प्रसाद खत्री का अविस्मरणीय योगदान है। अविस्मरणीय योगदान है किसका? तो अयोध्या प्रसाद खत्री का खड़ी बोली के संदर्भ में। गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी भाषा के व्याकरण और कोश की रचना की। हिंदुस्तानी भाषा के व्याकरण और कोश की रचना किसने की? तो गिलक्रिस्ट ने की है। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का प्रकाशन 1948 में हुआ। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1948 में हुआ है। राजा लक्ष्मण सिंह का दृष्टिकोण राजा शिव प्रसाद के दृष्टिकोण का ठीक विरोधी था। ये उर्दू को मुसलमानों की बोली मानते थे। सभी कथन सत्य हो जाएंगे। किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? तो अपभ्रंश को। अपभ्रंश को जो है आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की है। निम्न में से असंगत का चयन करें। तो असंगत क्या है? इसका चयन करना है। पूर्वी हिंदी बघेलियर सत्य है। बिहारी हिंदी मैथिली यह भी कथन सत्य है। राजस्थानी जयपुर यह भी सत्य है। जबकि असंगत हो जाएंगे पश्चिमी हिंदी मारवाड़ी, यह पश्चिमी हिंदी नहीं है। तो 17 का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? जो हमारे अपभ्रंश थे फ्रेंड्स, तो उसमें कौन से
व्यंजन नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ड़ और अढ़ जो है यह अपभ्रंश के व्यंजन नहीं थे। पाली को कौन सी भाषा भी कहा जाता है? पाली को किस भाषा भी कहा जाता है, यानी पाली को कैसी भाषा कहा जाता है? तो देश भाषा। पाली को देश भाषा भी कहा जाता है। किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह? तो इसके आंसर हो जाएंगे मोरारजी देसाई। इसकी जो मातृभाषा थी हिंदी नहीं थी, जबकि चौधरी चरण सिंह की मातृभाषा हिंदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी की मातृभाषा हिंदी थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला सवाल, खड़ी बोली का अर्थ टकसाली की अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। खड़ी बोली के संबंध में उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो विश्वनाथ प्रसाद का है। डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपभ्रंश का स्वर्णकाल कब माना है? तो अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है 7वीं सदी से 11वीं सदी तक, 7वीं सदी से 11वीं सदी तक माना है डॉक्टर हरदेव बहारी ने। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो अवधी भाषा का कवि नहीं है नंददास। नंददास जो है ये अवधी भाषा का कवि नहीं है, जबकि कुतुबन, जायसी और उस्मान ये सभी अवधी भाषा के कवि हैं। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? तो मालवी है। दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली मालवी है। अगला सवाल है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? तो हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है, तो सी जो है नहीं है, जबकि हाड़ौती बोली का क्षेत्र कोटा, बूंदी और झालवाड़ी है, सभी हाड़ौती बोली का क्षेत्र है। भाषा का निर्माण होता है, तो भाषा का निर्माण किससे होता है? तो व्यक्त ध्वनियों से। भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से। भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में किया गया है। 17 में भाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की जो अनुसूची है तो किस में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 21वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। अगला सवाल, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है? 8वीं अनुसूची में तो भाषा है ही, लेकिन 71वें संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया है? तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, 3 भाषा को जोड़ा गया है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है? तो बोडो को जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन में बोडो को जोड़ा गया है, याद रखना है, 92वां में बोडो को जोड़ा गया है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 में है। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली तो 210 में है। संसद में 120 और इसके बाद हो जाएंगे राज्य विधानमंडल में, तो इसका आंसर हो जाएंगे 36 का क्या हो जाएंगे आंसर? 36 का 210 हो जाएंगे आंसर। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो किस में कहा गया है? तो इसका आंसर होगा 37 नंबर का ऑप्शन में 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि 15 वर्ष अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाते रहने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो 343 में की गई है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति तक राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन किया जाएगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा 344 में। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 346 में है। किसी राज्य द्वारा राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 347 में है। 347 में है कि किसी राज्य द्वारा दूसरी भाषा घोषित करने का उपबंध है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 348 में है। राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती है।
और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिश पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है? तो 349 में है, याद रखना है सिलसिलेवार से 349। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 350 में है। भाषा विषयक उपबंध किस में किया गया है? भाषा विषयक उपबंध किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 और 8वीं अनुसूची। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे इसका, उपयुक्त सभी आंसर कि भाषा विषयक उपबंध जो है अनुच्छेद 120 में किया गया है, 210 में किया गया है और 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला सवाल है कि सन 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो बीजे खेर की अध्यक्षता में किया गया है। 1955 में जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे वह बीजे खेर थे। अगला सवाल है सन 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? सन 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो जीबी पंत की अध्यक्षता में किया गया है। प्रथम राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 344 के तहत किया गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? तो 351 पे कहा गया, अनुच्छेद 351 पे कहा गया है कि संघ का जो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही कि 351 के तहत कहा गया है। अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग है, कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। इसके आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी। सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की कुल संख्या थी 21। जब 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था उसमें 21 सदस्य शामिल थे। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया है? तो राजभाषा संकल्प 1968 ईस्वी में पारित किया गया है। राजभाषा संकल्प 1968 में पारित किया गया है। राजभाषा नियम कब बना? तो राजभाषा नियम 1976 में बना है। राजभाषा नियम कब बना है? 1976 में। किस में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है? किस में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है? तो राजभाषा नियम 1976 में। राजभाषा नियम 1976 में कार्यालय को 3 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? तो उसके प्रस्तावक गोपाल स्वामी अयंगर थे। गोपाल स्वामी अयंगर आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों का अनुपयुक्त विभाजन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घ वर्ग के क्षेत्र। घ वर्ग के जो क्षेत्र है यह केंद्रीय सरकार के कार्यालयों का अनुपयुक्त विभाजन है। क वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो क वर्ग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सभी राज्य आते हैं। क वर्ग के क्षेत्र में 3 राज्य आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि ख वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो ख वर्ग के क्षेत्र में पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। ख वर्ग के क्षेत्र में हो गया पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, और क वर्ग के क्षेत्र में हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ग वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? क, ख, ग सभी आपको सिलसिलेवार से याद रखना है ताकि एग्जाम पे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ग वर्ग में हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये हो जाएंगे ग वर्ग में। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो साहित्य अकादमी की स्थापना जो है वह कब हुई है? तो 1954 पे हुई है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 पे हुई है। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 पे हुई है। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 पे हुई है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में हुई है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 ईस्वी। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1971 में हुई है। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई है? तो राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो साहित्य अकादमी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। राजभाषा विभाग
किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के अधीन है? नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के अधीन है? तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है नेशनल बुक ट्रस्ट। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, तो शिक्षा मंत्रालय। अमीर खुसरो अपनी किस रचना में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा के लिए किया है? इसके आंसर हो जाएंगे खालिक बरी। खालिक बरी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। और खालिक बरी रचना पे ही अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार प्रयोग किया है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है? हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा। राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है यह हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2 जो कि इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन झारखंड सचिवालय के लिए हिंदी लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट थे यह यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।